हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कॉकरोच जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो कंप्लीट कर लेंगे। कॉकरोच के बारे में बेटा हमको सबसे पहले उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, फिर हम एनाटमी पढ़ेंगे जिसमें हम अलग अलग टाइप के सिस्टम्स पढ़ेंगे कॉकरोच में, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और हम न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ये सारे कॉकरोच के सिस्टम्स हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा कॉकरोच से। सबसे पहले कॉकरोच का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो किंगडम हमको ऑलरेडी पता है कि कॉकरोच बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। कॉकरोच बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। फाइलम की अगर बात करें तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है, इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, लेग्स में जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देर आर जॉइंट्स प्रेजेंट इन लेग्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको साफ साफ। और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस होता है। एक्सोस्केलेटन अभी अगला जो पीडीएफ आएगा, अगला जो स्लाइड आएगा उस पर आपको दिख जाएगा। क्लास की बात करें बेटा तो क्लास इंसेक्टा होगी, इंसेक्टा क्लास। उसके बाद बेटा इनके ऑर्डर की बात करें तो डिक्टियोप्टेरा या ऑर्थोप्टेरा, जिसका मतलब होता है इनमें जो विंग्स होंगे बेटा वो डिसिमिलर होते हैं, आपस में सेम विंग्स नहीं होते हैं, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। अभी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जीनस की बात करें तो पेरीप्लेनेटा और स्पीशीज की बात करें तो अमेरिकाना। तो कॉकरोच तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कॉकरोच में भी कौन सी वेराइटी पढ़ रहे हैं हम, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं ये कॉकरोच की बात करूं बेटा तो ये मेल कॉकरोच का क्या बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। ये मेल कॉकरोच के डायग्राम मेरे को कैसे पता, क्योंकि मेल कॉकरोच के डायग्राम में जो विंग्स होते हैं ना वो एब्डोमेन को पूरा कवर करते हैं और बॉडी से थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड करते हैं। तो आप चेक करो, ये बॉडी से थोड़ा बाहर एक्सटेंड कर रहे हैं, पूरा कवर कर लिया है। जबकि फीमेल के केस के अंदर जो विंग्स होते हैं वो बॉडी के लेवल पे ही होते हैं, लगभग पूरा कवर नहीं करते। तो इन जनरल बाहर से देखने पे आप ऐसे बता सकते हो। बाकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे तो और भी वजहें हैं जिस जो देखकर मैंने बताया कि ये मेल कॉकरोच है, आप भी बता पाओगे अभी थोड़ी देर में। बट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। जो लिखा हुआ एनसीईआरटी में वो चेक करते हैं। इनके कलर के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि ब्राउन और ब्लैक बॉडी होती है इनका। ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। ठीक है, इनका जो साइज रहता है वो 1/4 इंचेस, मतलब 0.25 इंचेस से लेकर 3 इंचेस तक रहता है। सेंटीमीटर्स में 0.6 से लेकर 7.6 इंचेस तक। ठीक है, सॉरी 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक रहेगा। उसके बाद एंड हैव अ लॉन्ग एंटीना, और इनका जो इनकी बॉडी पे आपको एक एंटीना दिखेगा। लेग्स फ्लैट एक्सटेंशंस एंड अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड। तो इनके पास हेड भी प्रेजेंट होगा ऊपर की तरफ। इनकी बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में बेटा डिवाइडेड होती है। एक तो होता है इनके अंदर हेड, एक तो होता है इनके अंदर थॉरेक्स, और एक होता है इनके अंदर एब्डोमेन। तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। हेड और हेड को थॉरेक्स से कनेक्ट करने वाले रीजन को हम यहाँ पे नेक बोल सकते हैं, लेकिन नेक अलग से कोई सेगमेंट नहीं है बॉडी का। ठीक है, नेक उस पोर्शन को कहते हैं जहाँ पे हेड थॉरेक्स से चिपका हुआ है। ठीक है, दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब बेटा रात को एक्टिव होते हैं, और ऑमनीवर्स होंगे ये। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मीट भी खाएंगे और ये हर्ब्स भी खाएंगे, ये आपको याद रखना है। दे लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो डैम प्लेसेस में मिलेंगे आपको, और धरती की लगभग हर जगह पे मिलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट। बहुत ही सीरियस पेस्ट का काम करते हैं बेटा, कीड़े मकोड़े हैं ये। उसके बाद वेक्टर्स और सेवरल डिसीज, बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीजेस के वेक्टर भी हैं। तो ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट देती है। अब आ जाते हैं बेटा इनकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। अगर मैं इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। अगर इनके सेगमेंट्स की बात करें, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा भी, ये चेक करो, ये सेगमेंट्स है। इनकी बॉडी किस में डिवाइडेड है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। और अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो एम्ब्रियो के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स अलग दिखते हैं, एडल्ट के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स अलग दिखते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो की बात करें तो हेड में 6 सेगमेंट दिखेंगे, जबकि अगर एडल्ट की बात करें तो 1 सेगमेंट दिखेगा। इसका मतलब ये जो एम्ब्रियो में निम्फ स्टेज भी कहते हैं, एम्ब्रियो स्टेज को क्या बोला जाएगा, निम्फ। निम्फ स्टेज पे, ठीक है, या एम्ब्रियो स्टेज पे आपको ये जो 6 सेगमेंट दिख रहे हैं हेड रीजन में, ये फ्यूज होकर एक बना देता है एडल्ट के केस के अंदर। थोरेक्स की बात करें तो बेटा 3 सेगमेंट ही होते हैं एम्ब्रियो और एडल्ट दोनों में। एब्डोमेन की बात करें तो एम्ब्रियो के अंदर 11 होते हैं और एडल्ट के अंदर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, अब एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। सारे डायग्राम आप पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे यहाँ पर वन गो के अंदर, लेकिन जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ेंगे आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती रहेगी। बट मैं आपको बताता हूँ, ये बेटा इनका हेड हो गया, दिस इज द हेड ऑफ कॉकरोच। उसके बाद बेटा आपको क्या दिखेगा, हेड के बाद थॉरेक्स दिखेगा। थॉरेक्स रीजन के अंदर सबसे पहले आएगा आपका प्रोथॉरेक्स। कौन सा आएगा, प्रोथॉरेक्स। प्रोथॉरेक्स के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज प्रोनोटम।
उसके बाद आपको दिखेगा मीजोथोरेक्स, उसके बाद दिखेगा मेटाथोरेक्स। तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, मतलब थोरेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इस रीजन को हम थोरेक्स बोल रहे हैं, और ये जो नीचे वाला पूरा रीजन बचा इसको बोलते हैं एब्डोमेन। क्या बोला जाएगा इसको? एब्डोमेन बोला जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस डायग्राम में आपको क्या क्या बातें समझनी है? हेड ये रहा, थोरेक्स ये रहा, और एब्डोमेन ये रहा। तो 3 पार्ट हो गए, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब कहाँ से क्या निकल रहा है वो अगली अगली स्लाइड्स में हम समझते जाएंगे। ठीक है, इनकी बॉडी बेटा जो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ये सेगमेंट्स एक्चुअल में काइटिनस जो हैं वो प्लेट से ढके हुए हैं। ये जो काइटिनस इनकी बॉडी में प्लेट्स प्रेजेंट है जो सेगमेंट बनाती हैं इनकी बॉडी में, ठीक है, वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, ऐसी ये जो प्लेट्स हैं एक्चुअल में इनकी बॉडी में ऐसी दिखेगी। तो ये जो प्लेट है बेटा, यहाँ पे 4 सेगमेंट को मिला के एक प्लेट बनती है, एक सेगमेंट बनता है। ठीक है, और इन प्लेट्स को बोला जाता है स्क्लेराइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? स्क्लेराइट्स। तो जो काइटिनस प्लेट्स हैं इनकी बॉडी में, जिनको मिला के क्या बनता है, इनकी बॉडी के सेगमेंट्स बनते हैं, काइटिन का बना हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, किस चीज़ के बने हुए हैं ये? काइटिन के बने हुए। तो इनका जो बॉडी का एक्सोस्केलेटन है, जो प्लेट्स हैं, वो जिन सेगमेंट्स को मिला के बना है, जिन प्लेट्स को मिला के बना है, दैट इज स्क्लेराइट्स। ठीक है, और स्क्लेराइट जो है बेटा वो ऊपर की साइड से, अब ये ऊपर की साइड कौन सी होती है? तो आपको फ्रॉग याद होगा तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ऊपर की साइड को डॉर्सल सरफेस बोलते हैं और नीचे की साइड को हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, वेंट्रल। तो डॉर्सल सरफेस से बेटा डॉर्सल साइड पे ये जो प्लेट प्रेजेंट है इसको बोलते हैं टर्जाइट। ठीक है, और जो वेंट्रल सरफेस पे प्लेट प्रेजेंट है इनको बोलते हैं स्टर्नाइट। तो ऊपर वाली प्लेट, ऊपर की साइड की प्लेट को क्या बोलेंगे? टर्जाइट। नीचे की साइड की प्लेट को क्या बोलेंगे? स्टर्नाइट। और साइड वाली प्लेट्स का नाम एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, इसको प्ल्यूरा बोलते हैं, प्ल्यूरा। ठीक है, प्ल्यूरा। तो इसको प्ल्यूरा बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऊपर की साइड पे डॉर्सली टर्जाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट, लेटरली प्ल्यूरा, तब जाके एक सेगमेंट बनता है। लेकिन आप ध्यान से गौर करोगे तो मैंने सेगमेंट इनको चिपकाया नहीं है प्लेट्स को भी। इसलिए नहीं चिपकाया बेटा क्योंकि प्लेट्स को चिपकाने के लिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो कुछ मेम्ब्रेन्स हैं बेटा जो इन सेगमेंट्स को आपस में चिपकाती हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रो का मतलब होता है बेटा जॉइंट। तो ये मेम्ब्रेन है जो कि ज्वाइंट करेगी किसको? यहाँ पे प्लेट्स को। ठीक है, प्लेट्स को ज्वाइन करेगी, तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन याद रखना है आपको। बाकी अगर मैं कॉकरोच का डायग्राम आपको साइड से दिखा रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ पे कुछ बातें आपको और समझ में आती हैं कि कॉकरोच का जो हेड रीजन है बेटा वो परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री टू द बॉडी प्रेजेंट है, आप चेक करो। ठीक है, और इनका जो माउथ होता है वो नीचे की साइड होता है, ज़मीन की तरफ होता है, नीचे खुलेगा। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर और डायग्राम में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, 3 इस साइड पे 3 उस साइड पे, ऊपर वाले डायग्राम में भी दिखेगा आपको। ठीक है, और ऊपर वाले डायग्राम से और दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं और दोनों का आपको कलर भी अलग दिख रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि डिफरेंट कलर होते हैं यहाँ पे और डिफरेंट फंक्शन भी होता है इन दोनों विंग्स का। क्या फंक्शन होता है वो हम अभी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है कि जो ऊपर वाले सेगमेंट होते हैं, ऊपर वाली प्लेट है सेगमेंट की, उसको बोलते हैं टर्जाइट, नीचे वाले को बोलते हैं स्टर्नाइट। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर टोटल 14 सेगमेंट्स होते हैं, एम्ब्रियो के अंदर टोटल 20 सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, देयर विल बी हाउ मेनी सेगमेंट्स? 20 सेगमेंट्स विल बी देयर, याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा एनसीईआरटी क्या लिखती है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। कुछ फैक्ट वाली चीज़ें हैं, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कॉकरोच मिलता है बेटा हमारे घरों में मिलता है, सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है वो ये है, तो हमको यही वाला पढ़ना है, यही वेराइटी पढ़नी है। क्या लेंथ होती है इसकी? लेंथ याद रखनी पड़ेगी 34 to 53, इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, विद अ विंग दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप, बोला था कि इनका जो विंग है वो इनकी बॉडी के टिप के बाहर जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। किसके केस में? मेल के केस में। पॉइंट टू बी स्टार मार्क्ड कि मेल के केस में क्या होता है, विंग बॉडी के बाहर तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, फीमेल में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इज सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंट होती है, मतलब सेगमेंट्स में बटी होती है। एडल्ट की बात करें तो कितने सेगमेंट होते हैं एडल्ट के अंदर बेटा? 14। ठीक है, याद आ रहा है? देखो 14 सेगमेंट, 10 और 3 और 1, 14 सेगमेंट्स। ठीक है, जिसमें से अगर बात करें हम बॉडी की आगे, एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, और जो बॉडी होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बेटा इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और किस चीज का बना हुआ है?
काइटिन का, इसलिए इसको बोल रहे हैं हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है वो होता है ब्राउन। ठीक है, तो ब्राउन कलर का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। अगर आपको ये देखना एक्सोस्केलेटन क्या होता है सर, हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर है स्केलेटन, बाहर से नहीं दिखेगा। कॉकरोच में आप जस्ट उनके पंख हटाओ तो आपको इसका स्केलेटन दिख जाएगा, तो बॉडी को बाहर से सपोर्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्ड एंड प्लेट्स। हर एक सेगमेंट की अगर बात करें, जैसे 14 सेगमेंट एडल्ट में है, तो हर एक सेगमेंट ऐसे 14 सेगमेंट्स हैं, हर एक सेगमेंट जो है वो क्या है, हार्ड एंड प्लेट से बना है, जिसका नाम क्या है, प्लेट्स का स्क्लेराइट। तो सारी प्लेट्स को स्क्लेराइट कहते हैं। इसी स्क्लेराइट को डॉर्सली बोला जाता है टर्जाइट, वेंट्रली बोला जाता है स्टर्नाइट। वही मैंने बताया, ठीक है, कि ऊपर वाली सरफेस वाली प्लेट को बोलेंगे टर्जाइट, नीचे वाली को बोलेंगे क्या, स्टर्नाइट। ठीक है, दैट आर ज्वाइंट ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर मतलब जो मूवमेंट शो करती है थोड़ी सी, जिसका नाम क्या बताया मैंने, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो प्लेट्स हैं वो आपस में चिपकी हुई हैं बेटा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिस मेम्ब्रेन का नाम क्या बताया, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले समझा भी दिया, फिर एनसीईआरटी का लिखती है वो बता भी दिया। ऐसे एक एक करके एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं बेटा एक एक करके एक एक सेगमेंट के ऊपर। जैसे मैंने बताया बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। तो पहले हेड पढ़ेंगे, फिर थॉरेक्स, फिर एब्डोमेन। तो देखो जरा, हेड की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हेड में क्या क्या रीजन दिखता है। एक तो हेड में बेटा आपको कंपाउंड आई दिखती है, एक इसके हेड में ऑसिलियस दिख रहा है बेटा, दोनों आंख के पास आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये फोटोसेंसरी होता है, फोटोसेंसरी। ठीक है, मतलब फोटो सेंसिटिव भी कह सकते हो आप इसको, मतलब ये लाइट को सेंस करता है। थ्योरी में इसके बारे में लिखा नहीं है, तो इसको ऐड कर लेना अपनी एनसीईआरटी में ही पेंसिल से। ठीक है, लाइट को सेंस करता है, इसका इमेज फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, बस लाइट का सेंस करने का काम है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में इसका रोल नहीं माना जाता है कोई। ठीक है, उसके बाद बात करें बेटा एंटीना की, तो आप एंटीना देख पा रहे हो, एंटीना एक सॉकेट से निकल रहे हैं बेटा, इनको मेम्ब्रेनस सॉकेट कहते हैं। तो सॉकेट से 2 एंटीना निकल रहे होंगे, 2 कंपाउंड आई होगी। कंपाउंड आई क्या होती है वो मैंने एक फ्रॉग में भी आपको समझाया था बेटा। एक आंख है, लेकिन ये एक आंख छोटे छोटे सेगमेंट्स को मिला के बनी हुई है, छोटे छोटे सेगमेंट्स को मिला के बनी हुई है, ऐसी आंख को क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड आई। समझ में आ गई बात। बाकी इनका माउथ रीजन होगा, माउथ रीजन में बेटा इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास जॉ प्रेजेंट है। अपर जॉ को बोला जाता है मैंडिबल, नीचे वाले को मैक्सिला बोला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमंस में भी यही बोलते हैं, ऊपर वाले जॉ को ह्यूमंस में मैंडिबल बोलते हैं, नीचे वाले को मैक्सिला बोलते हैं। इनमें भी सेम केस है। तो आगे की तरफ कौन सा जॉ प्रेजेंट है बेटा, मैंडिबल। नीचे की तरफ कौन सा जॉ प्रेजेंट है, मैक्सिला। उसके बाद बेटा इनमें लिप्स भी प्रेजेंट है। जो अपर लिप है उसको बोला जाता है लेब्रम, जो लोअर लिप है उसको बोला जाता है लेबियम। तो लेब्रम और लेबियम, लिप को बोलेंगे अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, याद रखना है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, ये मैक्सिला से ही निकल रहे हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये खाने को होल्ड करने में हेल्प करेंगे, खाने को चबाने में हेल्प करता है मैंडिबल। ठीक है, अब देखो जरा, इसी सेगमेंट को खोल कर दिखा दिया एक एक पार्ट, कि कितने पार्ट्स को मिला के ये माउथ रीजन बना है। ठीक है, माउथ रीजन बना है। तो देखो, एक तो अपर लिप ऊपर की तरफ बना दिया एनसीईआरटी ने, एक लोअर लिप नीचे की तरफ बना दिया। अपर लिप का नाम क्या हो गया, लेब्रम, लोअर लिप का नाम क्या हो गया, लेबियम। इनमें जीभ का काम करने वाला, टंग का काम करने वाला स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हाइपोफेरिंक्स, क्या बोला जाएगा, हाइपोफेरिंक्स। किसका काम करेगा हाइपोफेरिंक्स इनकी बॉडी में, टंग का काम करेगा। इस पे पाल्प प्रेजेंट है। पाल्प क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर्स जिसको हम कहते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद बेटा अपर जॉ दिख रहा है आपको, मैंडिबल। मैंडिबल के 2 हिस्से हो सकते हैं, एक आपका हिस्सा कौन सा हो सकता है, राइट साइड वाला, एक हो सकता है लेफ्ट साइड वाला। सिमिलरली मैक्सिला लोअर जो होता है, जिसके 2 हिस्से हो सकते हैं, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, मैक्सिला होल्ड करेगा, मैंडिबल ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा। कैसे, मैंडिबल को ध्यान से देखोगे तो मैंडिबल के ऊपर आपको ऐसे दांत जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो दांत जैसे स्ट्रक्चर है बेटा, ये ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। दोनों साइड के मैंडिबल एक साथ एक दूसरे के पास आते हैं और बीच में जो भी फूड होगा उसको ग्राइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राइंडिंग रीजन में हेल्प करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। और ये जो माउथ पार्ट होता है बेटा, इसको हम कहते हैं कटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ, कटिंग एंड च्यूइंग, याद रखना है। तो कॉकरोच में जो माउथ होता है
वो कौन से टाइप का माउथ है कोई पूछ ले तो हम बोलेंगे कटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ। समझ में आ गई बात। और ये जो हेड है बेटा ये ट्राइंगुलर इन शेप है, आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप का हेड दिखेगा। और क्या ये बॉडी के पैरेलल होता है कि परपेंडिकुलर होता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये बॉडी के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बात। वो ऊपर वाले डायग्राम में आपने समझ लिया था। अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई वो एनसीईआरटी कैसे लिखती है वो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए हमको प्रिपेयर रहना है बेटा, ठीक है। ये चांसेस हैं कि अब की बार नीट क्या करेगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बढ़ाएगा, तो हमको एकदम बेटा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन, ठीक है। समझाने को तो मैंने जितना समझा दिया मैं उसके बाद सीधा आपको थोरेक्स पे जंप करवा सकता था, ठीक है, क्योंकि मैंने बता ही दिया। लेकिन मैं जानबूझ के एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी 1% भी प्रिपरेशन में कमी बचे, कि कल को एनसीईआरटी या फिर नीट आपका एनसीईआरटी से उठा के कोई स्टेटमेंट दे दे और एक शब्द चेंज कर दे, तो आप पेपर में अपना टाइम वेस्ट ना करो उस क्वेश्चन के ऊपर। या फिर टाइम वेस्ट से ज़्यादा खतरनाक बात है कि आप अपने मार्क्स वेस्ट ना कर दो, आप पहचान ही नहीं पाए वो स्टेटमेंट ठीक बोल रही है कि गलत, जबकि आपको कॉन्सेप्ट पता था। बस कमी ये रह गई कि आपने एनसीईआरटी को उतने एक्सपर्टीज से पढ़ा नहीं, इसलिए मैं अपनी नज़रों से आपको एनसीईआरटी पढ़वा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कॉकरोच आपका बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे बचेगा नहीं। चलो देखते हैं बेटा हेड कैसा है नेचर के अंदर, ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर इन शेप है, लाई एंटीरियरली। देखो फिर से बात आ गई, एंटीरियर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। लेट्स से कॉकरोच की बॉडी हो गई बेटा, ये माउथ हो गया, आगे के पोर्शन को बोलेंगे एंटीरियर, ठीक है, पीछे के पोर्शन को बोलेंगे पोस्टीरियर, ये याद रखना है। लेट्स से ये लेग्स हो गए कॉकरोच के, ऑब्वियसली ये लेग्स हो गए, बहुत ही बुरा डायग्राम है लेकिन मैं सिर्फ आपको पोजीशनिंग बताना चाह रहा हूँ। ऊपर की सरफेस को डॉर्सल कहते हैं, नीचे की सरफेस को वेंट्रल कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ बार बार यूज होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। माउथ की तरफ के कोई भी पार्ट होगा तो उसको एंटीरियर बोलेंगे, एनस की तरफ पीछे की साइड पे कोई भी पार्ट होगा तो पोस्टीरियर बोलेंगे। तो ऐसे ये हो गया एंटीरियर से पोस्टीरियर। और ऊपर की सरफेस को बोलेंगे बेटा क्या, डॉर्सल, और नीचे की सरफेस को बोलेंगे वेंट्रल। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा कैसे प्रेजेंट होगा, एट राइट एंगल 90 डिग्री पे प्रेजेंट है टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी, ठीक है, बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 90 डिग्री पे प्रेजेंट होगा हेड। उसके बाद इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। अब देखो, अब डायरेक्टली आपको लगेगा एम्ब्रियो क्यों बताया था, इसीलिए बताया था। एम्ब्रियो में हेड में 6 सेगमेंट थे, एडल्ट में एक है, इसका मतलब वो एक सेगमेंट कैसे बना है, वो 6 सेगमेंट को फ्यूज करके एक बना है। एनसीईआरटी ऐसे लिखती है इसको कि जो हेड रीजन है वो 6 सेगमेंट को फ्यूज करके बनता है। उसके बाद शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस, तो हर डायरेक्शन में इसका जो हेड है बेटा वो मूव कर सकता है। और ये चिपका हुआ होता है एक रीजन से जिसको बोलते हैं नेक, तो इनकी नेक फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। द हेड कैप्सूल बियर्स अ कंपाउंड आई, कंपाउंड आई होगा, पेयर में प्रेजेंट होंगी कंपाउंड आई। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, तो आगे जैसे एंटीना प्रेजेंट होंगे जो कि कहाँ से निकल रहे होंगे, मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईबॉल। हर एक आईबॉल के आगे एक सॉकेट होगा, मेम्ब्रेनस सॉकेट होगा जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसी के थ्रू चिपके होंगे। और ये एंटीना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंटीना का फंक्शन क्या होता है तो बहुत आसान है, आपको ऑलरेडी पता है। इनमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड, हेड के आगे वाले पोर्शन पे, टिप पे, ठीक है, अपेंडेजेस प्रेजेंट है, बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो मिलकर क्या बनाते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट बनाते हैं। द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, लेब्रम, लेब्रम अपर लिप को बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स मतलब आपके अपर जॉ हो गए, अ पेयर ऑफ मैक्सिला, लोअर जॉ हो गए, एंड लोअर लिप विच इज आपका क्या आ गया, लेबियम, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनमें एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबल लोब जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि टंग का काम करता है, उसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। और हाइपोफेरिंग्स इनके माउथ के पार्ट की कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। मेरी बात समझ में आ गई। और याद रखना है मैंडिबल के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, ग्राइंडिंग पार्ट प्रेजेंट है। ये सिर्फ थ्योरी में नहीं लिखा है, ये थ्योरी में नहीं लिखा है, ये आपका बना है सिर्फ डायग्राम में, तो डायग्राम को कनेक्ट करके पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। तो जितना लिखा था माउथ के बारे में बेटा वो हमने सब पढ़ लिया हेड रीजन में। अब आ जाते हैं बेटा थोरेक्स पे। थोरेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक आगे वाला थोरेक्स जिसको बोलेंगे प्रोथोरेक्स, एक बीच वाला थोरेक्स मीजोथोरेक्स, और एक मेटाथोरेक्स। तो प्रोथोरेक्स सबसे आगे वाला, मोस्ट एंटीरियर वन मतलब हेड की तरफ वाला, मिडल वन क्या हो गया मीजोथोरेक्स, और पोस्टीरियर वन क्या हो गया आपका मेटाथोरेक्स, ठीक है। मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में एक बहुत ही खास बात ये है बेटा, पहली बात तो आपको ये बात समझनी है कि तीनों ही थोरेक्स से एक एक पेयर ऑफ लेग्स निकलते हैं, ठीक है। तो आपको एक प्रोथोरेक्सिक लेग्स दिखेंगे, एक मीजोथोरेसिक लेग्स दिखेंगे, और एक मेटाथोरेसिक लेग्स दिखेंगे। तो 3 पेयर्स या 6 लेग्स होते हैं टोटल, जिसमें से एक पेयर निकलेगा प्रोथोरेक्स से, एक मीजो से, और एक
मेटा से। मीजोथेरिक्स की बात करें तो इसमें 4 लिम्स प्रेजेंट होता है बेटा, इस 4 लिम्स को टेगमिना भी बोला जाता है, याद रखना है। आगे वाले जो विंग्स प्रेजेंट है, आगे वाले जो विंग्स प्रेजेंट है, पंख हैं इनके, वो मीजोथोरेक्स से निकल रहे हैं, प्रोथोरेक्स से कोई विंग्स नहीं होता है, देयर इज नो विंग्स फ्रॉम प्रोथोरेक्स। मीजोथोरेक्स से निकलेंगे और मेटाथोरेक्स से, और मेटाथोरेक्सिक विंग्स को मेटाथोरेसिक विंग्स या हाइंड विंग्स बोला जाता है। इन दोनों में बेटा अपीयरेंस में बहुत फर्क होता है। प्रोथोरेसिक विंग्स की अगर मैं सॉरी मीजोथोरेसिक विंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये डार्क कलर के होंगे, ओपेक होंगे, फ्लाइटलेस होंगे और लेदरी होंगे बेटा, लेदर जैसा टच फील करेंगे, डार्क कलर के होंगे, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, क्योंकि ये बड़े होते हैं और ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो ये ढकते हैं नीचे वाले विंग्स को, तो इनका काम होता है सिर्फ प्रोटेक्शन, सिर्फ प्रोटेक्शन। फ्लाइट में कोई हेल्प नहीं करेंगे बेटा, दीज आर फ्लाइटलेस, ठीक है, दीज आर व्हाट, फ्लाइटलेस, याद रखना है आपको। जबकि मेटाथोरेसिक विंग्स की अगर मैं बात करूं या हाइंड विंग्स की बात करूं तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेमरी होते हैं, बिल्कुल जैसे मक्खी के होते हैं, ट्रांसलूसेंट से होंगे आपके, ठीक है। और किस में हेल्प करते हैं, फ्लाइट में। दोबारा सुनना, जो ऊपर वाले विंग्स हैं ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करते हैं, इनका काम है नीचे वाले विंग्स को प्रोटेक्ट करना। नीचे वाले विंग्स एक्चुअल में जो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, इनका काम है फ्लाइट करना। कौन से पतले हैं, नीचे वाले। कौन से ट्रांसपेरेंट हैं, नीचे वाले। कौन से डार्क और ओपेक हैं, ऊपर वाले। लेदरी कौन से होते हैं, ऊपर वाले। क्या प्रोथोरेक्स से कोई विंग्स निकल रहे हैं, नहीं। क्या मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से निकलते हैं, हाँ, एक एक पेयर विंग्स निकलता है, एक इधर एक इधर। तो इसका मतलब इसने जो इस साइड पे विंग्स ऊपर करके कवर करके रखा हुआ है, ये वाला विंग्स कौन सा है, दिस इज मीजोथोरेसिक विंग्स, ठीक है, जिसको हम 4 विंग्स भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनसीईआरटी इसको कैसे लिखती है जरा देखो। एनसीईआरटी बोलती है थोरेक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। देखो जरा अंडरलाइन कर लेते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। हेड की अगर बात करें तो हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नॉन एज नेक। वही बता रहा था मैं आपको, पहले ही बता चुका हूँ कि जो हेड है बेटा वो नेक के थ्रू प्रोथोरेक्स से कनेक्टेड होता है, थोरेक्स से। उसके बाद द थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है। हर एक थोरेसिक सेगमेंट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है, इसका मतलब कितने पेयर हो गए टोटल, यहाँ पे 6 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है। उसके बाद बोल रहा है द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड द सेकंड मेटाथोरेक्स से निकलेंगे। 4 विंग्स को मीजोथोरेसिक विंग्स बोलते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम टेगमिना भी होता है। एमसीक्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कलर कैसा होगा, ओपेक, डार्क, लेदरी एंड कवर्स द हाइंड विंग्स। फ्लाइट में कोई हेल्प नहीं करते हैं, इनके कोई काम नहीं होता है फ्लाइट में, उड़ने में। उसके बाद द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड यूज इन फ्लाइट, उड़ने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गई बात। तो आपने पहले डायग्राम देख लिया, उसके बाद वो देख लिया, और उसमें एनसीईआरटी क्या थ्योरी लिखती है वो। एब्डोमेन की बात करें बेटा तो इनके एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं, टोटल 10 सेगमेंट होते हैं, याद रखना है। देयर आर इन टोटल 10 सेगमेंट्स। और कुछ बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेगमेंट्स के केस में। क्या बता चुका हूँ कि ये सेगमेंट जो है बेटा प्लेट्स के बने होते हैं, जिसमें से डोर्सल साइड की प्लेट को हम बोलते हैं क्या, टर्जा, और नीचे वाले को बोलते हैं स्टर्ना। तो टर्जम और स्टर्नम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वही बोल रहा है वो, तो भूलना नहीं किसी भी वक्त। मैं लिख देता हूं, देखो, टी ऊपर वाला, एस नीचे वाला, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं 10 सेगमेंट्स की बात करूं तो मेल और फीमेल में कहां पर दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, वो जरा समझो, ठीक है। बाकी सेगमेंट्स में तो चलो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, बट मेल और फीमेल में मेन डिफरेंस कैसा होता है। अगर मैं मेल की बात करूं तो जो 7 स्टर्नम है, नीचे वाला जो स्क्लेराइट है, स्क्लेराइट मतलब प्लेट्स, और इनमें से ऊपर वाली प्लेट को टर्जा और नीचे वाली को स्टर्नम, ठीक है। जो 7 स्टर्ना है वो बोट शेप की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फीमेल की बात हो रही है, फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि 7 स्टर्नम इज बोट शेप। उसके बाद 7th, 8th और 9th ये तीनों मिलके फीमेल में जेनाइटल पाउच बनाती है बेटा, एक चेंबर बनाती है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है फीमेल का। इसको बोलते हैं जेनाइटल पाउच, या ब्रूड पाउच भी बोला जाता है फीमेल के अंदर। इसको याद रखना है, ये फीमेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फीमेल। तो फीमेल के अंदर जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है। जबकि और इस ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसमें एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर बोलते हैं इसको। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, आपको याद रखने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। उसके बाद स्पर्माथिकल पोर प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है कोलेटरल ग्लैंड्स। ये प्रेजेंट होंगे कहां पर, जेनाइटल पाउच में। तो जेनाइटल पाउच कंसिस्ट ऑफ these three things anteriorly। समझ में आ गई बात। अब मेल की बात करें तो मेल में 9th और 10th टर्जा, ठीक है, याद रखना है, मतलब ऊपर की साइड से 9th और 10th ये दोनों मिलकर, ठीक है। जबकि नीचे की साइड से सिर्फ कौन सा, 10th। तो इसका मतलब क्या, यहां पर जो सेगमेंट होगा वो बिल्कुल
बिल्कुल कैसा होगा, पैरेलल होंगे एक दूसरे से, या सेगमेंट ऐसा होगा कि ऊपर की साइड तो 9th और 10th दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर की साइड से तो 9th और 10th दोनों यूज हो रहे हैं, जबकि नीचे की साइड से सिर्फ 10th यूज हो रहा है। याद रखना है, ऊपर की साइड से 9th और 10th सेगमेंट मिलकर, ठीक है, और नीचे की साइड से सिर्फ 10th सेगमेंट मिलकर एक चेंबर बनाते हैं। इस चेंबर को बोलेंगे मेल जेनाइटल पाउच। तो दोनों में फर्क समझो, फीमेल के अंदर 7th 8th और 9th मिलकर बना रहे थे जेनाइटल पाउच, जबकि मेल के अंदर 9th 10th टर्जा और 10th स्टर्ना मिलकर क्या बनाते हैं, मेल जेनाइटल पाउच। मेल जेनाइटल पाउच में बेटा डॉर्सली और वेंट्रली क्या क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सली मतलब ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, और वेंट्रली मतलब अंदर नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा। तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है बेटा यहाँ पे क्या, एक पोर जिसको बोलेंगे एनस। तो याद रखना है कि मेल जेनाइटल पाउच के अंदर ऊपर की तरफ एनस प्रेजेंट होगा, जिसको एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग भी कहते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। उसके बाद वेंट्रल सरफेस की बात करें, नीचे वाली सरफेस की, तो मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा, मेल जेनाइटल पोर और गोनापोफाइसिस प्रेजेंट होगा। अब ये मेल जेनाइटल पोर, गोनापोफाइसिस, गोनोपोर, सर ये सब क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम डायग्राम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अभी अपने नोट्स में इसको ऐड करते चलो। दूसरी बात मेरे को और बतानी है बेटा, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एनल स्टाइल। ये सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है मेल और फीमेल में, ठीक है, कि मेल के अंदर सिर्फ प्रेजेंट होगा एनल स्टाइल। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लिया है सिर्फ यही समझाने के लिए, आपको जरा ध्यान से सुनना। ये लास्ट एब्डोमिनल रीजन्स दिखाए हुए हैं मैंने दोनों के, ये मेल है बेटा और ये फीमेल है, ठीक है, और ये वेंट्रल व्यू है नीचे की साइड से। तो आपको मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये वाला, जिसको बोलते हैं एनल स्टाइल, विच इज एब्सेंट इन फीमेल। जबकि एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है विच इज एनल सर्काई, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है, ये 10th सेगमेंट से निकलेगा एनल सर्काई। एक और स्ट्रक्चर है, अपेंडेज जैसा स्ट्रक्चर है, ये मेल में भी प्रेजेंट होता है और ये फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये साउंड को रिसीव करने में, ठीक है, साउंड सेंसर सेंसिटिव है, ठीक है, मतलब ये वाइब्रेशन सेंस कर सकता है ज़मीन से, ठीक है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि खतरा आ रहा है मेरी तरफ, तो भाग जाएगा तुरंत, तो वाइब्रेशन सेंस कर सकता है। जबकि आप ये पूछ सकते हो कि सर ये एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट क्यों है, फीमेल में प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब मेल को अपने स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने, ये एनल स्टाइल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से चिपकने में, उसको ओपन करने में हेल्प करता है इस मेल को। समझ में आ गई बात, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एनल स्टाइल इज ओनली प्रेजेंट इन मेल, इट इज एब्सेंट इन फीमेल, जबकि एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, ठीक है जी। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है इनके बारे में, वो सारी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं जल्द से जल्द। ये कह रहा है द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, एब्डोमेन मेल फीमेल दोनों में 10 सेगमेंट हो, लेकिन डिफरेंस क्या है, इन फीमेल 7 स्टर्ना इज बोट शेप टुगेदर विद 8 एंड 9, मतलब 7वां 8वें और 9वें के साथ मिलके ब्रूड या जेनाइटल पाउच बनाता है, जिसमें एंटीरियर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड्स, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है एंटीरियरली, ठीक है, याद रखना है आपको एंटीरियरली। उसके बाद मेल की बात करें तो मेल में जो जेनाइटल पाउच होता है, जिसको चेंबर भी, जेनाइटल चेंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हाइंड एंड पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्जा। वही मैं बता रहा था कि ऊपर की साइड से 9th और 10th टर्जा लग रहे हैं, जबकि नीचे की साइड से सिर्फ 9th स्टर्ना यूज हो रहा है क्या करने में, ठीक है, 9th स्टर्ना। यहाँ पे बेटा इसको ठीक कर लेना, गलती से यहाँ पे 10th लिख दिया है, दिस इज 9th, ठीक है, दिस इज 9th स्टर्ना नॉट 10th, ठीक है, 9th स्टर्ना नीचे की साइड से 9th स्टर्ना मिलके क्या बना रहा है, 9th स्टर्ना मिलके बनाता है आपका क्या, जेनाइटल पाउच। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, डॉर्सली एनस प्रेजेंट होगा और वेंट्रली प्रेजेंट होगा क्या, मेल जेनाइटल पोर और गोनापोफाइसिस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, विच इज एब्सेंट इन फीमेल, ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। जबकि इन बोथ द सेक्सेस, मेल फीमेल दोनों के अंदर 10 सेगमेंट के पास क्या प्रेजेंट होगा, एक जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे एनल सर्काई। इसका फंक्शन मैं बता चुका हूं कि साउंड रिसीव करना इसका फंक्शन होता है। समझ में आ गई बात। मैंने जो करेक्शन बताई वो ये बताई कि मेल के केस के अंदर क्या होगा, मेल के केस के अंदर ऊपर की साइड से 2 सेगमेंट और नीचे की साइड से सिर्फ 1 सेगमेंट मिलकर बनाते हैं क्या, मेल जेनाइटल पाउच या मेल जेनाइटल चेंबर, ठीक है। ऊपर की साइड से 9th और 10th और नीचे की साइड से सिर्फ 9th, 10th नहीं होता है नीचे की साइड से, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो वही लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, वही मैंने आपको बताया। अब हम आ गए बेटा एनाटमी पे, ठीक है, किस पोर्शन पे आ गए अब हम कॉकरोच की एनाटमी पे आ चुके हैं। एनाटमी, एनाटमी पे सबसे पहला हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह यहाँ पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला बेटा फोरगट, फोरगट, उसके बाद आएगा मिडगट, फोरगट यहाँ तक है, गिजर्ट तक। उसके बाद आएगा आपका क्या, मिडगट, मेंशन किया हुआ है बट लिख देता हूँ फिर भी, मिडगट। उसके बाद तीसरा पोर्शन आएगा बेटा क्या, हाइंडगट, हाइंडगट, ठीक है। तो गट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट में क्या क्या आता है बेटा, माउथ आएगा, माउथ के बाद अंदर आएगा फेरिंग्स, उसके बाद बेटा माउथ रीजन के अंदर आपको सलाइवरी ग्लैंड्स दिख जाएंगे जो पेयर में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा ईसोफेगस ट्यूब, ईसोफेगस ओपन होगा, हमारे में स्टमक प्रेजेंट होता है, इनमें क्रॉप बोलते हैं, क्रॉप प्रेजेंट होगा। उसके बाद बेटा एक पोर्शन आता है गिजर्ड, गिजर्ड पे फोकस करना आप, ठीक है। तो ये 4 गिजर्ड पे फोकस करो, मैं गिजर्ड के बारे में बताता हूँ, बट दिस इज फोरगट। फोरगट में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं सर, माउथ आ जाता है, फेरिंग्स आ जाएगा, ईसोफेगस आ जाएगा, क्रॉप आ जाएगा, गिजर्ड आ जाएगा, माउथ पार्ट में सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगा, तो इनमें भी सलाइवरी ग्लैंड होता है। गिजर्ड को बेटा अगर आप काटोगे तो गिजर्ड आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको काटो तो आपको पता चलेगा गिजर्ड के अंदर बेटा काइटिन के प्रेजेंट टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, काइटिन के प्रेजेंट। जो ये टीथ और 6 प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं ये, 6। और ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, जब इस गिजर्ड से फूड पास करेगा तो ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर उसको और ग्राइंड कर देंगे। तो गिजर्ड जो है वो ग्राइंडिंग का काम करता है, फूड के ग्राइंडिंग का काम करेगा कॉकरोच के लिए, कौन, गिजर्ड, याद रखना है। उसके बाद बेटा क्या आ गया आपका, मिडगट। मिडगट को मिजेंटेरॉन भी बोलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोला जाएगा, मिजेंटेरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिडगट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिजेंटेरॉन। और इसके अलावा आपको फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, बॉर्डर पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, चेक करो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज हिपैटिक सीके। अगर आपको याद होगा बेटा, हिपैटो टर्म जो है वो लिवर के लिए यूज होती है, तो हिपैटिक सीके का काम क्या होता है, इनका काम है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करना, डाइजेस्टिव जूसेस। और यहीं से रिलीज होने वाले जूसेस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं कॉकरोच के लिए स्पेशली, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, हाइंडगट। हाइंडगट के 3 रीजन्स होते हैं, इलियम, कोलॉन और रेक्टम, ठीक है। ये पोर्शन ह्यूमंस में भी दिखते हैं, इलियम, कोलॉन और रेक्टम, ठीक है। ICR से याद कर सकते हो। रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे एनस। क्या बोलेंगे इस ओपनिंग को, एनस। और आप चेक करोगे तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे आपको एक और ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी हैं ये ट्यूब्स, 150 के आसपास हैं, ठीक है। ये पतली पतली जो ट्यूब्स हैं इनको बोला जाता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल। और ये इनकी बॉडी में किसका काम करेंगी, एक्सक्रीशन का। मतलब ये इनकी बॉडी का जो भी फ्लूइड होगा, ठीक है, जिसको ब्लड बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पे हीमोलिम्फ बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करेंगे और उस नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके इसी हाइंड गट के थ्रू बॉडी के बाहर फेंकेंगे। तो इनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को फेंकने का, ठीक है, एनस ही रास्ता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है। सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंकने का रास्ता एनस ही है। तो माल्फीजियन टिब्यूल याद रखना है। तो एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है कॉकरोच में, अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए, उसका नाम है माल्फीजियन टिब्यूल। कौन से पार्ट्स हेल्प करते हैं, माल्फीजियन टिब्यूल। दूसरी बात पूछता है पोजीशन क्या है, तो माल्फीजियन टिब्यूल की पोजीशन है बेटा मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन, याद रखना है। पोजीशन ऑफ माल्फीजियन टिब्यूल इज मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन। जबकि आपसे पूछेगा हिपैटिक सीके की पोजीशन बताओ, तो फोरगट और मिडगट का जंक्शन। उसके बाद ग्राइंडिंग में कौन हेल्प करता है आपका, गिजर्ड। गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। अभी मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें अंडरलाइन करा दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई, तो एक बार फटाफट पूरा सीक्वेंस बताओ। माउथ के बाद फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड दिखते हैं, उसके बाद ईसोफेगस, फिर क्रॉप में जाएगा फूड, फिर गिजर्ड में ग्राइंड होगा, उसके बाद
कहाँ चला जाएगा, मिड गट में। मिड गट में जूसेस मिलेंगे जो रिलीज कौन कर रहा है, हिपैटिक सी के। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिपैटिक सी के, फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे। जैसे ही मिड गट से आगे जाएगा, ध्यान सुनना, मिड गट से आगे जाएगा, अब हाइंड गट में चला जाएगा। हाइंड गट में पूरा एब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी मिनरल वगैरह का हुआ वो सब के बाद अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है, बॉडी के फ्लूइड से कौन ले रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, माल्फिजियन टिब्यूल, जो नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको कहाँ फेंक देते हैं, आपके हाइंड कट के अंदर, कॉकरोच के बेसिकली। समझ में आ गई मेरी बात। अब फटाफट से बेटा एनसीईआरटी क्या लिखती है वो पढ़ लेते हैं जल्द से। देखो जरा, एनसीईआरटी बोलती है द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइड टू 3 रीजन्स। मतलब इनके एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। वही मैंने बताया, द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट टिब्यूलर फेरिंग्स, तो एक फेरिंग्स रीजन में खुलेगा, लीडिंग टू नैरो ट्यूब पासिंग थ्रू कॉल्ड एज ईसोफेगस। फिर फेरिंग्स जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कह रहे हो ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद बताओ, दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज क्रॉप। जैसे हमारे में पेट है, इनके अंदर क्रॉप है, स्टमक की जगह क्रॉप प्रेजेंट है। हमारे में स्टमक क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है, ताकि डाइजेशन हो पाए वहाँ पर। यहाँ पे स्टोरिंग ऑफ फूड का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे क्रॉप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड। क्रॉप के बाद गिजर्ड आएगा, जिसको हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। गिजर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। इट हैज एन आउटर थिक लेयर, बाहर की थिक लेयर होगी, और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं इस गिजर्ड के ऊपर, ताकि ये क्या कर सके, ग्राइंड कर सके। अरे मसल होंगी तो ही तो ग्राइंड कर पाएगा फूड को, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ग्राइंड करेगा, ठीक है। सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है एंड थिक इनर क्यूटिकल, अंदर की जो इनकी क्यूटिकल लेयर है, ठीक है, उसके पास 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स प्रेजेंट है। काइटिन के टीथ, जिसको हम टीथ बोलते हैं, टीथ प्रेजेंट है 6, ठीक है। गिजर्ड्स हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, तो फूड पार्टिकल को ग्राइंड करने में गिजर्ड हेल्प करेगा। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ठीक है। एक थिक लेयर है बेटा जो कि कवर करके रखती है किसको, फोरगट को, उसको बोलते हैं हम क्यूटिकल, ठीक है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है। उसके बाद अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स। ब्लाइंड टिब्यूल्स मतलब होता है बेटा जो एक साइड से तो खुले हो लेकिन दूसरी साइड से बंद हो। तो ट्यूब 6 से 8 टिब्यूल का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीके। तो हिपैटिक सीके इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रिक सीके, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट पे प्रेजेंट होगा। विच सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि क्या रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जूसेस, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। एट दी जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, अब मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे अनदर रिंग्स प्रेजेंट है, और भी रिंग्स प्रेजेंट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें 100 से 150, पॉइंट टू बी अंडरलाइन, 100 से 150 येलो कलर टू बी अंडरलाइन थिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, जिसको बोलते हैं माल्फिजियन टिब्यूल। माल्फिजियन टिब्यूल किस चीज़ में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। इनकी बॉडी में जो ब्लड है उसको हीमोलिम्फ बोला जाता है बेटा, ठीक है, दिस इज हीमोलिम्फ, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब इनमें जो हीमोलिम्फ है ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। जैसे हमारे में ब्लड है, उसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है जो रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है। तो हमारे ब्लड का काम होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पर कॉकरोच के ब्लड का काम गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोट, न्यूट्रिशन तो ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। तो इंटरेस्टिंग बात है सर, गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं यहाँ पे, उसके लिए एक अलग से सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे अभी कुछ देर में टॉपिक, तो आपको समझ में आएगा। हाइंड गट के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। रेक्टम ओपन से थ्रू एनस, और बॉडी के बाहर रेक्टम जाएगा बेटा एनस के थ्रू, ओपनिंग को बोलेंगे, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, तो कॉकरोच में बेटा याद रखना है टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा। ये जो आपको बीच में पिंक कलर की लाइन दिख रही है, कॉकरोच की बॉडी है, काट के दिखाया हुआ है, और ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज हार्ट। और हार्ट बेटा कैसा बना हुआ है, ट्यूब जैसा है, और इसमें कितने चेंबर्स हैं, ये 1 चेंबर, ये 2 चेंबर, ऐसे कितने चेंबर्स हैं बेटा आपके पास, यहाँ पे 13 चेंबर्स हैं, ठीक है। टोटल कुल मिला के 13 चेंबर्स हैं हार्ट के अंदर। और जो ये मसल्स हैं बेटा जो कंट्रोल करती हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एज एलरी मसल्स। तो एलरी मसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है किसके, कॉकरोच के, ठीक है। ये हो गया एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट पे जो ट्यूब दिख रही है इसको एओर्टा बोला जाता है, और ये पोस्टीरियर पार्ट पे बेटा यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इसको ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया मतलब पोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टिया, ऑस्टिया मतलब पोर होता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होती है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लो। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और बॉडी के टिश्यू डायरेक्टली इस फ्लूइड के अंदर डिप हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है इस फ्लूइड के,
ठीक है, कोई ब्लड वेसल या कोई भी वेल डेवलप्ड ट्यूब का स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ऐसी चीज़ें नहीं दिखती हैं बॉडी के अंदर। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे हम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक और बात समझ लो, जिस स्पेस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है स्पेस को बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं इनको, साइनस या साइनसिस, याद रखना है, ठीक है। तो इनकी बॉडी में ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ, तो यहाँ पे पूरे में हीमोलिम्फ भरा होगा, ध्यान से सुनना, हीमोलिम्फ भरा होगा। हीमोलिम्फ जिस कैविटी में भरा है उसको बोलेंगे साइनस, ठीक है। होता क्या है बेटा, ये लिम्फ नीचे की साइड से ब्लड पंप करता है। आपको ये बात दिख रही है कि ये जो हार्ट जो है, हार्ट के जो सेगमेंट है वो फनल शेप के हैं बेटा। किस शेप के हैं, फनल। फनल जिसको आप कीप या कुप्पी भी बोलते हो बेसिकली, ठीक है। फनल आप समझते हो कि केमिस्ट्री में लैब में यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, फनल शेप के हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हीमोलिम्फ पोस्टीरियरली ऑस्टिया के थ्रू पुश होगा। ये जो हार्ट है इनका, इसके एक एक चेंबर इस ब्लड को ऊपर की साइड पे पंप करेंगे, फिर ये एंटीरियरली हीमोलिम्फ रिलीज होगा, फिर से साइनस में जाएगा, ऑस्टिया फिर से इनको खींचेगा। तो इनकी बॉडी में जो सर्कुलेशन चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है, देखो जरा, यहाँ से ऊपर गया हार्ट से, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर ऑस्टिया से ऊपर गया, फिर से कोने से नीचे आया। ये सर्कुलेशन का तरीका है इनकी बॉडी का, ध्यान सुनना, ये है सर्कुलेशन। बिल्कुल आप कर्सर को देखते जाओ, दिस इज द वे ऑफ सर्कुलेशन इन देयर बॉडी। इसी को अच्छे से समझाने के लिए नीचे दिखाया हुआ है। अब ये साइड व्यू है, दिस इज साइड व्यू, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये जो हार्ट, ये तो हार्ट हो गया, तो जो हार्ट प्रेजेंट है बेटा, ये नीचे की साइड पे प्रेजेंट है, वेंट्रली या ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि जो हार्ट है वो ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर की साइड पे। और यहाँ पर ये साइनसिस हो गई, दीज आर साइनसिस। साइनसिस से हीमोलिम्फ आया आया ऑस्टिया के थ्रू, दिस इज ऑस्टिया। सारे डायग्राम्स नहीं देखने हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, मतलब सारी लेबलिंग आपको नहीं देखनी है इसमें। यहाँ ऊपर की तरफ पंप होता जा रहा है, पंप होता जा रहा है, पंप होता जा रहा है, यहाँ पे आगे फिर से मिल गया हीमोलिम्फ, फिर ऊपर इधर गया, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू लाइक दिस। होपफुली आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप का वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, ठीक है, और इनटू अ स्पेसेस को हम हीमोसील भी बोलते हैं, इसी को साइनस भी बोला जाएगा। उसके बाद विसरल ऑर्गन्स, इनकी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो इसी हीमोसील के अंदर बात होंगे, मतलब डूबे हुए हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और इनकी बॉडी में ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है, याद रखना है, ब्लड को क्या बोला जाएगा, हीमोलिम्फ। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा। कलर नहीं होता है इसका, रेड कलर का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, इसीलिए। एंड हीमोसाइट्स, और कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि इनके ब्लड के सेल्स कहलाएंगे, विच आर कॉल्ड एज हीमोसाइट। तो याद रखना है, हीमोलिम्फ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन, एक तो प्लाज्मा प्रेजेंट होगा विच इज कलरलेस, नंबर टू हीमोसाइट प्रेजेंट होगा। उसके बाद हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, तो ट्यूबुलर हार्ट होता है, मसल का बना होता है, ठीक है, अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन। तो बताया वेंट्रली प्रेजेंट है हार्ट की, डॉर्सली, तो डॉर्सली प्रेजेंट है, ठीक है, तो यही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एब्डोमेन और थोरेक्स के बीच में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल, ठीक है, एब्डोमेन एंड थोरेक्स की डॉर्सल लाइन पे बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, मिड में प्रेजेंट होगा। उसके बाद इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चेंबर्स विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड्स। यहाँ पे भी पोर प्रेजेंट होंगे, ऑस्टिया को पोर बोलेंगे, और इधर की साइड से भी तो निकल रहा है, तो इधर भी ऑस्टिया प्रेजेंट होगा, पोर प्रेजेंट होगा, इधर की साइड से ऐसे जाएगा और पीछे की साइड से आगे आएगा। ब्लड फ्रॉम द साइनसेस कैविटीज एंटर द हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। दोबारा सुनना, पोस्टीरियरली ऑस्टिया से हार्ट के अंदर जाएगा, और एंटीरियरली, हेड की साइड की सरफेस को एंटीरियर बोलते हैं, एंटीरियरली वापस से कहाँ जाएगा, ऑस्टिया के अंदर। यही बोल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आपने ये बात समझ ली ढंग से, उसके बाद रटने की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट्स पढ़ो एनसीईआरटी की, आगे बढ़ो। अब हम आ जाते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जो आपको डाउट आया भी होगा कि सर आपने बोला ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते, तो एक्चुअल में ये रेस्पिरेशन कर कैसे रहे हैं, तो मैं बताता हूँ बेटा। ये कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी में लेटरली साइड में, लेट्स से कॉकरोच है, तो कॉकरोच की बॉडी में साइड में बेटा पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर्स पोर्स हैं, 10 पेयर्स। इन पोर्स को बोला जाता है स्पाइरिकल्स। हाउ मेनी स्पाइरिकल्स आर देयर, 10 पेयर्स। पेयर्स में क्यों प्रेजेंट है, एक इधर एक इधर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, ऐसे कितने पेयर्स प्रेजेंट है बेटा, 10 पेयर्स प्रेजेंट है। तो ये जो ओपनिंग्स प्रेजेंट है कॉकरोच की साइड में, इन ओपनिंग्स के थ्रू हवा अंदर जाएगी, गैसेस अंदर जाएंगी और टिश्यूज तक पहुंचेंगी, ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू। और ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो है बेटा, उनको ट्रैकियल ट्रंक्स या ब्रांचेस बोला जाता है। कैसा है मैं बताता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से एक स्पाइरिकल वाले पोर्शन को आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, एक साइड के। तो लेट्स से ये कॉकरोच का साइड हो गया,
ये जो ओपनिंग हो गई जिसके थ्रू हवा अंदर जाएगी उसको स्पाइरेकल बोलेंगे। स्पाइरेकल एक ट्यूब से कनेक्टेड होगा जिसको बोलेंगे ट्रकिया। ट्रकिया डिवाइड करेगा बेटा फर्दर, जब फर्दर ट्रकिया डिवाइड करेगा और ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्रकियोल। और फिर ये ट्रकियोल जो हैं ये इस कॉकरोच के एक एक टिश्यू तक पहुंचेंगे और डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, ये गैसेस को लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इसी के थ्रू वापस आएगी और यहाँ पर पुश हो जाएगी। यहाँ से ऑक्सीजन गई, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई। आपके हीमोलिम्फ या इनकी बॉडी के ब्लड का कोई भी रोल नहीं है किसके अंदर, आपका गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनमें अलग से ट्रकिया के बने हुए बेटा क्या प्रेजेंट है, पूरा का पूरा सिस्टम है, ट्यूब्स का सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स, ट्यूब को क्या बोला जाता है, ट्रकिया, फर्दर ट्यूब डिवाइड हुई थी ट्रकियोल, फिर टिश्यू तक पहुंचेगा। एनसीईआरटी क्या लिखती है जरा चेक करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रकिया दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड एज स्पाइरेकल्स। ठीक है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे बॉडी के स्पाइरेकल्स, थिन ब्रांच ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी और ट्रकिया की जो ब्रांच होगी बेटा उसको बोलेंगे ट्रकियोल। ठीक है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बट बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगी। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। याद रखना, आपका डाउट हो सकता है कि सर आपने तो ये ओपनिंग बता दी तो ये हमेशा खुली रहेगी क्या, नहीं, तो बेटा यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर एक छोटी सी मेम्ब्रेन है या मसल आप कह सकते हो जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पाइरेकल को कंट्रोल करते हैं। तो याद रखना है आपको व्हाट इज स्फिंक्टर, जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्पाइरेकल को कंट्रोल करेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रकियोल बाय डिफ्यूजन। तो ये ट्रकियोल ही क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे डिफ्यूजन से, ऑक्सीजन इधर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इधर लेंगे। ठीक है, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी से नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बाकी एनसीईआरटी पेंसिल लेके रीड जरूर करना, आपको क्रिस्टल क्लियर और हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे, नर्वस सिस्टम पे। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो कॉकरोच के अंदर नर्वस सिस्टम में गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है बेटा, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक झुंड बना लेंगे जिनका काम होता है इंपल्स को जनरेट करना, सिग्नल रिसीव करना, मतलब ब्रेन का काम इनकी बॉडी में गैंग्लिया करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। और ये गैंग्लिया बॉडी में एक किसी रीजन में नहीं है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन, वो मेरे हेड रीजन में प्रेजेंट है। इनकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम बॉडी में फैला हुआ है, डिवाइडेड है, छोटे छोटे क्लस्टर्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जिसमें से आपको एक बड़ा क्लस्टर हेड में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको 3 दिखेंगे कहाँ पर, थोरैसिक गैंग्लिया, मतलब थोरैसिक रीजन में दिखेंगे, और 6 दिखेंगे एब्डोमिनल रीजन में, A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे डिनोट करते हैं हम इनको, जिसको हम एब्डोमिनल गैंग्लिया बोलेंगे। और ये बीच में जो आपको दिख रही है दिस इज नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है और ये सिंगल नहीं है बेटा नर्व कॉर्ड, दिस इज डबल। चेक करोगे तो ये डबल नर्व कॉर्ड है, याद रखना है। सो हियर इज डबल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, और ये डबल नर्व कॉर्ड वेंट्रल है, डॉर्सल नहीं है। मतलब अगर आप कॉकरोच को साइड से देख रहे हो तो ये नर्व कॉर्ड नीचे की साइड से रन कर रही है, ऊपर की साइड से नहीं, इट इज डॉर्सली प्रेजेंट। तो दोबारा सुनो जरा, क्वेश्चंस का आंसर करो। नर्व कॉर्ड वेंट्रल है कि डॉर्सल है, डॉर्सल। ठीक है, सॉरी वेंट्रल। सिंगल है कि डबल है, डबल। ठीक है, क्या इनकी बॉडी में एक ही जगह नर्वस सिस्टम की फैला हुआ है, फैला हुआ है। अगर मेरे को बोलना हो इनका ब्रेन, तो इनकी बॉडी में हेड रीजन में जो नर्वस सिस्टम है, अगर उसको आपको ब्रेन कहना है तो इस गैंग्लिया को बोला जाता है सुप्रा। सुप्रा मतलब ऊपर, ईसोफेजियल, ईसोफेजियल गैंग्लिया, गैंग्लिया याद रखना है। तो इनकी बॉडी में ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, ईसोफेगस के ऊपर वाले रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, और आप एक बात बताओ, क्या मेजॉरिटी ऑफ रीजन नर्वस सिस्टम का ब्रेन में प्रेजेंट है, मेजॉरिटी बाकी पार्ट्स में प्रेजेंट है, बाकी पार्ट्स में। इसीलिए बेटा अगर आप कॉकरोच का सर काट दोगे ना, ठीक है, तो उसके बाद भी कॉकरोच 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, सर काटने के बाद भी, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम, बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम सारा का सारा हेड रीजन में प्रेजेंट नहीं है, बाकी पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सर 1 हफ्ते के बाद क्यों मर जाता है, क्योंकि हेड रीजन काटते बेचारा खा पी नहीं पाएगा। अगर वो खा पी नहीं पाएगा तो क्या होगा, एट दी एंड डेथ हो जाएगी। तो 1 हफ्ते तक बिना सर के जिंदा रह सकता है भाई, सर कटा। ठीक है, उसके बाद देखो जरा, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंड बाय अ पेयर्ड, ध्यान सुनना, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑफ ऑन वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा जो नर्व कॉर्ड की बात कर रहा है, और पेयर में होगी वो। उसके बाद 3 गैंग्लिया लाइज इन थोरेक्स एंड 6 लाइज इन एब्डोमेन। पॉइंट टू बी नोटेड, 3 थोरेक्स में है और 6 कहाँ है, एब्डोमेन में।
उसके बाद द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। द हेड होल्ड्स अ बिट, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम हेड में है, ठीक है। वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड वेंट्रली, मतलब नीचे की साइड पे प्रेजेंट होगा, बेली रीजन की साइड पे प्रेजेंट होगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ हेड ऑफ अ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, एक हफ्ते तक ये जिंदा रह सकता है। समझ में आ गई बात। इन हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ब्रेन किस चीज के, हेड रीजन में जो गैंग्लिया है उसी को आप ब्रेन भी बोल सकते हो, और उसी को बोला जाता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। विथ सप्लाई नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। अब हेड रीजन में प्रेजेंट है तो इसका काम क्या होगा, किसको कंट्रोल करना, एंटीना को कंट्रोल करना और कंपाउंड आईज को कंट्रोल करना। दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी इनकी बॉडी में अगर मैं सेंसरी ऑर्गन्स की बात करूं या सेंसरी रिसेप्टर्स की बात करूं तो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन्स, एंटीना प्रेजेंट होगा, आईज प्रेजेंट होंगी, मैक्सिलरी पैल्प, मैक्सिलरी पैल्प का मतलब होता है बेटा, पैल्प मतलब इनके टेस्ट रिसेप्टर्स, और मैक्सिला कौन से वाला हो गया, लोअर जॉ, तो लोअर जॉ पे टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। लेबियल पैल्प, लेबियल पैल्प बेटा इनका लिप जो है, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स जिसको बोला था आपने, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा बेटा क्या, लेबियल पैल्प। तो ये दोनों ही टेस्ट बड्स हैं, याद रखना है, इट इज फॉर टेस्ट, टेस्ट। एनल सर्काई, एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इसका काम होता है साउंड को रिसीव करना, साउंड के सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, ये आपको पता है ऑलरेडी। आई की बात करें बेटा तो हम कंपाउंड आई की बात करते हैं। कंपाउंड आई जो है वो वही छोटी छोटी आंखों को मिला के जो बनी हो, ठीक है, आर सिचुएटेड एट द डोर्सल ऑफ द हेड, ठीक है। तो ऊपर की साइड पे प्रेजेंट होती है हेड रीजन पे, जो ट्राइंगुलर हेड है इनका, इस पे ऊपर की साइड पे प्रेजेंट होती है कंपाउंड आई। हर एक आई जो है वो छोटे छोटे हिस्सों को मिला के बनी है, इसलिए कंपाउंड कह रहे हैं। इन छोटे छोटे हिस्सों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओमैटिडिया। और ये ओमैटिडिया हेक्सागोनल इन नेचर होते हैं। हेक्सागोनल मतलब जब आप देखोगे तो एक हेक्सागन अपीयरेंस देंगे। समझ में आ गई बात। ऐसे ही हेक्सागोनल ओमैटिडिया को मिला मिला के क्या बनी है, इनकी आंख बनी हुई है, ठीक है। और कितने होते हैं, 2000, इस पे भी क्वेश्चन आता है। एक को बोलेंगे ओमैटिडियम, बहुत सारे हैं तो ओमैटिडिया। और होता क्या है, ये एक एक ओमैटिडिया, ध्यान सुनना, मैं दोबारा बना देता हूँ आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है। ये एक एक ओमैटिडिया अपने अपने लेवल पे छोटी छोटी इमेज को रिसीव करेगा, और ये छोटी छोटी इमेज को रिसीव करने के बाद फिर जाकर एक बड़ी इमेज बनाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे सिग्नल्स की वजह से इमेज बन रही है, ये जो इमेज बनेगी ये मोजाइक बनेगी। मतलब आपको जैसी इमेज पजल में दिखती है, वो बचपन में हम जोड़ जोड़ के जो पजल बनाते थे फोटो वाली, तो उस पे ऐसे बीच में क्रैक्स दिखते हैं, इस विजन को बोलते हैं मोजाइक विजन। क्या बोला जाता है इस विजन को, मोजाइक विजन। एनसीईआरटी लिखती है इसलिए मैंने आपको बताया कि हर एक छोटा छोटा ओमेटिडिया अपने लेवल पे सिग्नल ले रहा है। नाउ विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया द कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड एज मोजाइक विजन। ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं, मोजाइक विजन। एंड पॉइंट टू बी अंडरलाइन, ये विजन ज्यादा सेंसिटिव होता है बट लेस रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन उतना हाई नहीं है, ठीक है। मतलब उतना एचडी इमेज नहीं बनेगी लेकिन रिसीव बहुत जल्दी करेगा। मतलब कॉकरोच को ये पता होगा कि खतरा आ रहा है। अब खतरा मेकअप करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे कॉकरोच को मतलब नहीं है। दोबारा सुनना, सेंसिटिविटी बहुत जल्दी पता चल जाएगी, इसको दूर से पता चल जाएगा खतरा आ रहा है। रिजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं होगा कि क्लियर इमेज दिख रही है उसको, ऐसा नहीं है। समझ में आ गई। उसके बाद बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, और ये नाइट में देखने वाला विजन बहुत अच्छा होता है। और ऐसे विजन को जो नाइट में देखे उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल विजन, रात को देखने वाले। और ये नॉक्टर्नल एनिमल है, ठीक है, रात को निकलते हैं तो नॉक्टर्नल विजन हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, माल्फिजियन टिब्यूल, कोई अलग से इनके अंदर ट्यूब्स नहीं है यूरेटर जैसी से हमारे में होती है कि किडनी, हमारे में किडनी जो काम करती है इनमें माल्फिजियन टिब्यूल वो काम करेगा, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया माल्फिजियन ट्यूब्यूल। ईच ट्यूब्यूल लाइंड विद अ ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स, याद रखना है ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब हर एक ट्यूब के अंदर आपको चेक करोगे तो सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो ट्यूब है बेटा, ये घिरी हुई होगी, मतलब डूबी हुई होगी किसमें, बॉडी के फ्लूइड में, जिसको क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ में डूबी हुई है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट बेटा एब्जॉर्ब होता है इनकी बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ से माल्फिजन, ये ट्यूब्यूल हो गया, दिस इज माल्फिजन ट्यूब्यूल, याद रखना है। हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब करेगा किसकी फॉर्म में, पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है इनके अंदर, इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है पोटेशियम के, मतलब पोटेशियम यूरेट, यूरेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करेगा। और फिर इसको ये कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। और एक्सक्रीट भी किस फॉर्म में करेगा, यूरिक एसिड। तो आपसे कोई भी पूछे कॉकरोच एक्सक्रीशन किस फॉर्म में करता है, एक्सक्रीशन करता है यूरिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। लेकिन हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब किस फॉर्म में हो रहा है,
पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में। ये प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, यूरेट वाला, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं सिलिएटेड, एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करते हैं फिर किस में, यूरिक एसिड में। तो एब्जॉर्ब करा पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके उसको एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं इसलिए यूरिकोटेलिक है। क्या है ये, यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक कौन से एनिमल होते हैं, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करें, ठीक है। क्या ये सिर्फ इकलौते एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, आंसर इज नो। और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे फैट बॉडी हो गया, ठीक है, नेफ्रोसाइट्स हो गया, यूरिकोज ग्लैंड हो गया। यूरिकोज ग्लैंड मेल स्पेसिफिक होते हैं, बस मेल में प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लैंड्स के फंक्शन हमको पढ़ने नहीं है, सिर्फ लिस्टिंग करके छोड़ दो कि एमाल्फिजन टिब्यूल के अलावा और भी ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं किसको, कॉकरोच को, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी बेटा हम आ गए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है, इस यूनिट, इस कॉकरोच वाले टॉपिक का भी और इस चैप्टर का भी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं। मेल के अंदर बेटा टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि लोब्ड आपको दिख रहे हैं, लोब 1 लोब 2 लोब 3 लोब्स, मल्टीपल लोब्स हैं बेटा किसके अंदर, आपके टेस्टिस के अंदर। हर एक टेस्टिस से जो ट्यूब निकल रही है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। तो दोनों टेस्टिस से जो ट्यूब निकलती है, दिस ट्यूब इज व्हाट, वास डिफरेंस, ठीक है। फिर ये ट्यूब जो है बेटा एक ग्लैंड में जाएगी, ठीक है। आपको एक मशरूम शेप का, ये देखो ग्लैंड दिख रहा है एक, इस ग्लैंड के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, कोने पे आपको दिखते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल, लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स, लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बीच में दिखते हैं बेटा छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ के बाद जो स्पर्म बनेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे यहाँ पर प्रेजेंट एक पार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। तो ये एक और ग्लैंड है विच इज सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे आके स्पर्म स्टोर हो जाते हैं। फिर सेमिनल वेसिकल से स्पर्म निकलते हैं बेटा एक ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है इस ट्यूब का, इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद बेटा यहाँ से स्पर्म नीचे आएंगे, और भी मॉडिफिकेशन होगी स्पर्म के अंदर। पहले अभी तक की जर्नी याद करो, टेस्टीज में स्पर्म बने, उसके बाद स्पर्म वास डिफरेंस से कैरी हुए, लॉन्ग टिब्यूल्स में गए, लॉन्ग टिब्यूल्स में मॉडिफिकेशन हुआ, स्मॉल टिब्यूल्स में गए, स्मॉल टिब्यूल्स में मॉडिफिकेशन हुआ, फिर सेमिनल वेसिकल में जाके स्टोर हो गए। उसके बाद बाहर निकले, कहाँ आए, इजैकुलेटरी डक्ट में आए। इजैकुलेटरी डक्ट में आने के बाद क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट में आने के बाद उसके बाद बाहर रिलीज होंगे स्पर्म, ठीक है। और जो स्पर्म रिलीज होते हैं बेटा, स्पर्म के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, स्पर्म के ऊपर 3 लेयर्स की कवरिंग प्रेजेंट है। ये 3 लेयर्स की कवरिंग जो है इस सेल के ऊपर कौन बनाता है, ये टिब्यूल्स बना रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है, और आपको यहाँ पर एक ग्लैंड दिख रहा होगा पीछे छुपा हुआ, ध्यान सुनना, फेलिक ग्लैंड। उस ग्लैंड की ये है ट्यूब, दिस इज द ट्यूब कमिंग फ्रॉम फेलिक ग्लैंड। ये वाली ट्यूब जो आ रही है वो फेलिक ग्लैंड से आ रही है। एनसीईआरटी में उतना डिटेल में बताया नहीं है तो टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ समझो इस बात को, सिर्फ समझने का प्रेशर लो, बाकी एनसीईआरटी में जो लिखा है वही याद रखना। उसके बाद ये फेलिक ग्लैंड की जो ट्यूब आ रही है, ये बेटा यहाँ पर जब स्पर्म रिलीज हो जाते हैं तब उसके ऊपर एक और लेयर बना देती है। समझ में आ गई बात। उसके अलावा बेटा यहाँ पे काइटिन के बने हुए जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इतना गंदा सा स्ट्रक्चर, इतना सारे दिख रहे हैं, ये सब काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर हैं। ये या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से चिपकने में हेल्प करते हैं क्योंकि ट्रांसफर करना है गैमीट को, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इनका रोल है होल्ड करना, किसी तरीके से ट्रांसफर करना, ये सारे काम होते हैं। उसके बाद बेटा क्या हो गया यहाँ पर, फेलोमियर। फेलोमियर काइटिन के बने हुए वही स्ट्रक्चर हैं जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे हैं। तो फेलोमियर के ही 3 टाइप्स हैं, एक तो राइट, एक लेफ्ट, एक वेंट्रल, अलग अलग नाम दे दिए। एनल सर्काई मैंने बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से चिपकने में, उसको ओपन करने में हेल्प करता है, सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, वो ये दिख रहा है आपको, तो मेल ही है, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज स्टाइल, ठीक है, स्टाइल, कॉर्डल स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, ये हो गया क्या, दिस इज योर स्पर्म, ठीक है, स्पर्माथिका। बेसिकली जो स्पर्म है वो कवर्ड दिखते हैं आपको, कवर होकर निकलते हैं बाहर। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है इस डायग्राम के बारे में जरा देख लो। एनसीईआरटी लिखती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के पेयर प्रेजेंट होंगे। ईच टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेगमेंट याद रखना, एब्डोमेन के 4th से 6 सेगमेंट, 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, 4th से 6th में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, याद रखने। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज वास डिफरेंस, ट्यूब्स निकलेंगे, इसको वास डिफरेंस कहते हैं, विच ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। तो पहले सेमिनल वेसिकल में जाएगा, इनफैक्ट पहले लॉन्ग डक्ट, लॉन्ग टिब्यूल्स, स्मॉल टिब्यूल्स, फिर सेमिनल वेसिकल। द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर बोले तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज गोनोपोर, ठीक है। तो मेल गोनोपोर के अंदर रीजन्स नाम है, ठीक है, मेल चेंबर के अंदर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, सिचुएटेड वेंट्रली टू द एनस, जो एनस के वेंट्रल साइड, नीचे की साइड पे प्रेजेंट होगा ये ओपनिंग, ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड, ठीक है,
प्रेजेंट इन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट, ये फैक्ट है, याद रखना है। 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में मशरूम शेप का ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा, जो कि क्या करेगा, एक्सेसरी काम करेगा, गैमिट बनाता नहीं है, लेकिन गैमिट को एक्टिव करने में या ट्रांसपोर्ट करने में इसका रोल है। ठीक है, याद रखना है। द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस। आपको मैंने यहाँ पे जितने भी ये बताए, फेलोमियर्स बताए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गोनापोफाइसिस। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर से देखने में कैसा दिखता है, उसको कहते हैं जेनाइटिलिया। तो बाहर से देखने पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको जितने भी काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उसमें से मेजॉरिटी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको फेलोमियर्स बोलते हैं या गोनापोफाइसिस। एनसीईआरटी भी लिख भी देती है कि वो किस चीज़ का बना है, काइटिनस है, एसिमेट्रिकल है, इसलिए राइट, लेफ्ट, वेंट्रल, ये सब अलग अलग नाम दिए गए, क्योंकि इनकी शेप सबकी अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग टाइप के दिखते हैं सब। ठीक है, जो पोर्शन प्रेजेंट है, सराउंडेड बाय मेल गोनोपोर, सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, जो मेल की ओपनिंग है बेटा, जिसके थ्रू स्पर्म बाहर आएगा, उसको सराउंड करते हैं ये। ठीक है, द स्पर्म आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि स्पर्म स्टोर कहाँ हो रहे हैं यहाँ पर, सेमिनल वेसिकल के अंदर, एंड ग्लूड टुगेदर, और स्पर्म आपस में चिपके हुए होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर। ठीक है, तो स्पर्म जिस फॉर्म में बाहर निकलते हैं वो फ्लूइड फॉर्म नहीं होती है यहाँ पे कॉकरोच के अंदर, वो चिपकी हुई फॉर्म होती है जिसमें स्पर्म आपस में ग्लू हुए हुए हैं। ठीक है, विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब मेल और फीमेल कॉपुलेट करेंगे, यहाँ पे कॉकरोच में ऐसा होता है बेटा, ये हो गया मेल का डॉर्सल, आपका कौन सा साइड, पोस्टीरियर सरफेस, ये हो गया फीमेल का पोस्टीरियर सरफेस, दोनों का हेड इस साइड पे, और यहाँ पर ऐसे दोनों जो है वो स्टिक हैं। फिर उसके बाद मेल जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है किसको, इसको, गैमीट्स को। समझ में आ गई मेरी बात। फीमेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, फीमेल की बॉडी में लेट से गैमीट आया तो फीमेल के पास ना एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं स्पर्माथीका। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो यही हो जाती है, स्पर्माथीका एक पाउच है जो फीमेल में है, मेल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पर्मेटोफोर्स को स्टोर करता है। मेल की बॉडी से जो स्पर्म आए बेटा वो आकर स्टोर हो जाते हैं इस पाउच के अंदर, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जिस टाइम पे स्पर्म आया उसी टाइम पे एग प्रोड्यूस होगा, उसी टाइम पे एग रिलीज होगा। आंसर इज नो। मेरी बात समझ में आ गई। तो स्पर्मेथीका एक ऐसा पाउच है जो मेल में नहीं है, फीमेल में, और स्पर्म को स्टोर करता है, क्योंकि मेल ने स्पर्म ट्रांसपोर्ट किए, वो जाके स्टोर हो गया स्पर्मेथीका में। अब जब एग आएगा, ये स्पर्मेथीका से फीमेल स्पर्म को रिलीज कर देगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर उसको पैक करके, फर्टिलाइज्ड एग को पैक करके बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। तो अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, जरा ध्यान सुनना बेटा। ये जो दो आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर ओवरीज। ओवरीज में आपको ये जो सेगमेंट दिख रहे हैं, ये 8 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। 8 याद रखना है, मैंने जानबूझ के लिख दिया, गिनने में हो सकता है 8 ना आ रहे हो, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, पीछे भी तो सेगमेंट होंगे। तो आपको क्या दिखेगा, 8 सेगमेंट दिखेंगे, जिसमें से हर एक सेगमेंट के अंदर बेटा क्या दिख रहा है आपको, हर एक सेगमेंट के अंदर, अच्छा, हर एक सेगमेंट को ओवरियोल बोलते हैं। ओवा बनते हैं बेटा किसमें, ऐसे चेन लाइक फैशन के अंदर, हर एक सेगमेंट में अंदर बन रहे हैं बेटा। ओवा जो है वो ओविडक्ट के थ्रू, ओविडक्ट ये रही, ठीक है, ओविडक्ट के थ्रू आगे जाएंगे, दोनों साइड की ओविडक्ट मिलेगी, एक कॉमन ओविडक्ट बनेगी जिसको बोलते हैं हम वेजाइना, वेजाइना बोला जाता है इसको। वो ओपन होगी बेटा किसके अंदर, इस चेंबर में, जिसको आप जेनाइटल चेंबर बोलते थे या जेनाइटल पाउच बोलते थे। जेनाइटल पाउच के अंदर ओपन हो जाएगी, और फिर यहाँ से बेटा क्या रिलीज होगा, एग। ठीक है, एग्स रिलीज होंगे। और ये जो ग्लैंड्स है बेटा, यहाँ पे आपको ट्यूब शेप के ग्लैंड्स दिख रहे हैं दो, ये कोलेट्रल ग्लैंड्स है। क्या नाम है इन ग्लैंड्स का, ब्रांच ग्लैंड्स है, कोलेट्रल। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ध्यान सुनना, ये ग्लैंड्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर सिक्रीट करते हैं। जैसे ही यहाँ से एग आया, जैसे ही यहाँ से एग्स आए, वो सारे एग्स यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे ही बहुत सारे एग्स यहाँ पे रिलीज हो गए, स्पर्मेथीका से रिलीज करके स्पर्म्स यहाँ पर ले आएगी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो, यहाँ पर एग फर्टिलाइज हो जाएंगे, और फिर ये जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोनापोफाइसिस जिसको बोल रहे हैं, विच इज काइटिनस। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये पाउच फर्टिलाइज्ड एग्स को लेकर नीचे स्लाइड करेगा, और स्लाइड करते करते में ही ये पाउच सील हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे, कितने, लगभग 16 के आसपास एग्स जो हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स, वो पैक हो जाएंगे। ठीक है, और ये पैकेट जो होगा, रिजिड पैकेट फर्टिलाइज्ड एग का, ये फीमेल अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देगी, या तो इसको स्टिक कर देगी कहीं पे, ये स्टिकी होते हैं, चिपका देगी कहीं पर। ठीक है, और ये कहाँ पे चिपकाएगी, किसी ऐसी जगह पे चिपकाएगी जहाँ न्यूट्रिशन मिल सके, जहाँ पे इन एग को हैच करने में हेल्प हो, मदद मिले। बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पर एग ही रिलीज होता है। ओवी पैरिटी है, ओवी पैरस नेचर दिख रहा है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरी से निकला, ओवरियोल से निकले,
आगे बढ़े और यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। ठीक है जी। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है उसको रीड कर लेते हैं। वो कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ 2 लार्ज ओवरी। ठीक है, लेटरली साइड में प्रेजेंट होती है, 2nd to 6th एब्डोमेन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, टेस्टिस भी था। उसके बाद ईच ओवरी इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स या ओवेरियोल। हर एक ओवरी में टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओवेरियोल कंसिस्ट ऑफ अ चेन। ठीक है, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, तो चेन में डेवलप हो रहे होते हैं एग। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल ओविडक्ट, जिसको हम वेजाइना भी बोलते हैं, दोनों साइड से आएगी, कॉमन ओविडक्ट बनाएगी, जिसको हम वेजाइना भी बोलते हैं, राइट, इसको वेजाइना बोला जाएगा। विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चेंबर। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, याद रखना है स्पर्मेथिका पेयर में प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे बेटा, इसलिए मैंने स्टेटमेंट आपको दी है। 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चेंबर। ये 6 सेगमेंट जो हैं वो 6 सेगमेंट पे जो स्पर्मेथिका है ये भी ओपन होगा जेनाइटल चेंबर में। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर। स्पर्म्स जो है बेटा वो कहाँ से रिलीज होंगे, स्पर्मेटोफोर से रिलीज होंगे। उसके बाद क्या होगा, ठीक है 2 मिनट, उसके बाद क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन अ कैप्सूल कॉल्ड एज ऊथिका। वही बता रहा हूं, एग फर्टिलाइज हो गए, ठीक है, और जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये पैक हो गए उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे ऊथिका। ठीक है, तो एक एक एग रिलीज नहीं करता है फीमेल, यहाँ पे वो क्या रिलीज कर रहा है, पूरा का पूरा पाउच रिलीज कर रहा है, जिसको कहते हैं ऊथिका। ऊथिका इज डार्क, ऊथिका का कलर कैसा होता है, डार्क ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। क्या लेंथ होती है बेटा, 3/8 इंचेस होती है, विच इज 8 mm के आसपास होगी लगभग। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस हाउ मेनी ऊथिका, 9 to 10 ऊथिका, और हर एक में 14 से 16 एग्स होते हैं। तो एक बारी में इम्पैक्ट देख पा रहे हो कितने ज़्यादा एग्स, फर्टिलाइज एग रिलीज कर रही है फीमेल। लेट से 10, अपर लिमिट उठा लो, 10 ऊथिका रिलीज करे एक फीमेल ने, हर एक के अंदर 16 एग्स हैं। ठीक है, तो 160 एग्स एक बारी में एक फीमेल फर्टिलाइज करके रिलीज कर दे रही है बॉडी से, इसीलिए तो इनकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो होती है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई। अब डेवलपमेंट की बात करें कि सर ठीक है ऊथिका रिलीज कर दिया फर्टिलाइज्ड एग, अब जब भी इस एग को जर्मिनेट करने, बेसिकली हैच करने का मौका मिलेगा, ये हैच करेंगे। और पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करें तो यहाँ पे पोरो मेटाबोलस होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब कि डेवलप एडल्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ही स्लो। पोरो मेटाबोलस मतलब बहुत ही स्लो, मल्टीपल टाइम्स इसको चेंज करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, और इस मॉडिफिकेशन को कितनी बार मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, 13 टाइम्स, 13 बारी करना पड़ेगा, और इसमें लगभग 1 साल लग जाता है बेटा। ठीक है, लगभग 1 साल पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में, मतलब एक ऐसी स्टेज जो कि निकली है एग से, ठीक है, उसको हम एम्ब्रियो या निम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्फ। और जो एडल्ट आपका वो है कॉकरोच है, निम्फ से एडल्ट बनने में 13 बारी उसको मॉडिफाई होना पड़ेगा, और इसमें 1 साल लग जाते हैं, और ऐसे डेवलपमेंट को हम पोरो मेटाबोलस कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, मीन्स डेवलपमेंट थ्रू द निम्फ स्टेज। उसके बाद इसमें निम्फ स्टेज आती है बेटा। निम्फ मतलब कि होगा तो कॉकरोच ही, लेकिन ये कॉकरोच में और एडल्ट कॉकरोच में फ़र्क होता है। जब आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों में डिफरेंस आता है। जैसे हमारे में क्या होता है, जब हम छोटे थे और बड़े थे तो बॉडी के ऑर्गन्स बड़े होके भी उतने ही हैं और छोटे में भी उतने ही हैं। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है जो हम बड़े होकर डेवलप करते हैं और छोटे में हमारे अंदर नहीं होता है, तो हमारे में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, इनके अंदर एक स्टेज आती है विच इज़ निम्फ स्टेज। ठीक है, निम्फ स्टेज छोटा कॉकरोच बोलेगा, लेकिन वो छोटा कॉकरोच बड़े कॉकरोच से कंपेयर करने में उतना केपेबल नहीं है, उसके अंदर विंग्स नहीं होते हैं। छोटे वाले निम्फ स्टेज में विंग्स नहीं होंगे। पढ़ते हैं जरा, द निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट, एडल्ट की तरह दिखता तो है, लेकिन द निम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग। ठीक है, बार बार चेंज करेगा, 13 बारी मोल्टिंग करेगा, अब 13 बारी अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा, मोल्ट करेगा। ठीक है, टू रीच द एडल्ट स्टेज। क्या फर्क है, द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फा स्टेज हैव विंग पैड्स। निम्फ में विंग पैड्स तो होते हैं, लेकिन सिर्फ एडल्ट कॉकरोच के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होंगे। तो विंग पैड तो आपको दिख सकते हैं बाकियों में, विंग सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में दिखेंगे। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देती है कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ढूंढने जाओगे तो कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं दिखेगा आपको कॉकरोच का। ठीक है, ये पेस्ट और होते हैं, परेशान और करते हैं, क्रॉप खराब करते हैं। ठीक है, घरों में बीमारियां करेंगे, डिसीज ट्रांसमिट करते हैं, बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करेंगे और आपके खाने को खराब कर देंगे। ठीक है, तो फूड स्पॉइलेज का काम करते हैं कि इन्फेक्शन लाके या फंगस के स्पोर्स लाके आपके खाने पे लगा दिया, जिसकी वजह से खाना ही खराब हो गया, तो नुकसान और देते हैं बल्कि। ठीक है, तो कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं दिखेगा। इसी के साथ बेटा हमारा कॉकरोच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही गो में एक ही वीडियो के अंदर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ।
अब इस साल असर्शन रीज़न वाले या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। देखो थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी, ये बात मैं मानता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स एकदम तमीज़ से बनाने हैं, एनसीईआरटी खुद से पेंसिल लेके रीड करनी है, कॉकरोच का एक एक डायग्राम ऐसे चेक करना है कि आपको मार्क करना उसको आना चाहिए। उसके बाद आप देखना कि कॉकरोच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यील्डिंग टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन बाकी बच्चों के गलत करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो टॉपिक है जो भूल जाते हैं। हम अपने अच्छे से इसके नोट्स बनाकर उसको रख लेंगे, जब जब इस टॉपिक का हमारा टेस्ट हुआ करे, इधर इन स्कूल और इधर इन नीट, ठीक है, हम उसको पढ़ के जाएंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपनी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए बेटा एमसीक्यूज, लेकिन ये एमसीक्यू मैंने आपके लिए रखे हैं सारे। अगर आपने आज का लेक्चर ढंग से देखा, अपने नोट्स ढंग से बना लिए, ये 7 एमसीक्यू मैंने आपके लिए रखे हैं, ये सातों के सातों एमसीक्यू के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो ढंग से देखी है और आंसर आपके कितने ठीक हैं वो भी चेक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला वीडियो लेक्चर बेटा कॉकरोच का अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि आपको पता ही है, आप समझदार हो कि शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और अगली क्लास तक पढ़ते रहो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।